हेलो एवरीवन। आज का आपका टॉपिक है रिएक्टिव इंटरमीडिएट, क्रियाशील मध्यवर्ती। इसके पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया की क्रियाविधि एवं अभिक्रिया के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। अब रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने वहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी कि जब अभिकारक व अभिकर्मक के बीच में रिएक्शन होती है तो उत्पाद प्राप्त होता है, और इस उत्पाद प्राप्त होने में अभिक्रिया एक पद में या एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। और इस प्रक्रिया के दौरान हमें अभिकर्मक, अभिकारक व उत्पाद के बीच में हमें एक मध्यवर्ती प्राप्त होता है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हमें प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से मध्यवर्ती हमें यहाँ पे प्राप्त होंगे और किस कार्बनिक अभिक्रिया में कौन सा मध्यवर्ती प्राप्त होता है। तो अलग अलग अभिक्रिया के लिए अलग अलग मध्यवर्ती हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो उनमें से कुछ स्पेशल मध्यवर्ती का अध्ययन आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर में आपको करना है। तो सबसे पहले आज हम लेंगे जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है, वह है आपका कार्बोनियम आयन की क्रियाशील मध्यवर्ती में कार्बोनियम आयन किस प्रकार से प्राप्त होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसका नामकरण कैसे किया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जो होते हैं वह हमें प्राप्त होते हैं, कोई भी जो अभिक्रिया होती है इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती रूप में हमें ये प्राप्त होते हैं। और यह जो मध्यवर्ती होते हैं वह सहसंयोजक यौगिक हो सकता है, आयन हो सकते हैं या मुक्त मूलक हो सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक इनकी संभावना रहती है। आयन के रूप में या तो ये धनायन होंगे या ऋणायन होते हैं। मुक्त मूलक के रूप में भी मध्यवर्ती हमें प्राप्त होता है और सहसंयोजक यौगिक के रूप में भी हमें प्राप्त होता है। और ये जो मध्यवर्ती होते हैं, इन मध्यवर्ती का जो जीवन का लाइफ टाइम जो होता है वह बहुत कम होता है। और कुछ अभिक्रिया में तो ऐसी स्थिति भी बनती है कि इन मध्यवर्ती को अलग करना संभव नहीं हो पाता है ना। तो मध्यवर्ती बहुत कम समय के लिए बनते हैं और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और आगे जाके ये उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो मध्यवर्ती है वो आपके सहसंयोजक यौगिक भी हो सकता है, आयन भी हो सकते हैं और मुक्त मूलक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है कि कौन कौन से मध्यवर्ती, क्रियाशील मध्यवर्ती कार्बनिक अभिक्रिया के रूप में हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हुए हैं। इसके अलावा भी और मध्यवर्ती बनते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन मोटे तौर पे चर्चा कर रहे हैं। तो पहला है आपका कार्बोनियम आयन, जिसमें कार्बन के ऊपर धनायन होता है। सेकेंड है आपका कार्ब एनायन। थर्ड है आपका मुक्त मूलक। चौथा है कार्बिन। पाँचवें नंबर पे है नाइट्रीन और 6 नंबर है आपका बेंजाइन या एराइन। तो ये मुख्य रूप से 6 मध्यवर्ती आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन इसे कार्बोकेटाइन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कार्बोनियम आयन किस प्रकार की विदलन से हमें प्राप्त होता है। जैसा कि इससे पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि विदलन दो तरीके के हो सकते हैं, हेटेरोलाइटिक या विषमांश विखंडन या समांश विदलन के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो विषमांश हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में आपने पढ़ा था कि यहाँ पे मध्यवर्ती के रूप में हमें आयन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे भी जब कार्बोनियम आयन हमें प्राप्त होता है तो यहाँ पे जो सहसंयोजक बंध का जो विदलन होता है, जो बंध का जो टूटना होता है, वह विषमांश विखंडन हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के माध्यम से होता है, जिसके माध्यम से हमें कार्बोनियम आयन यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है CH3X। तो यहाँ पे CX बंध है, उस CX बंध का हेटेरोलाइटिक विषमांश विखंडन यहाँ पे हो रहा है, जिसकी वजह से हमें CH3 पॉजिटिव, मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और X यहाँ पे X हेलोजन परमाणु है और X के ऊपर माइनस का चार्ज आपके यहाँ पे आ रहा है। तो इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं जो CX बंध का विषमांश विखंडन हो रहा है, उस विषमांश विखंडन का कारण यह है कि CX दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता अलग अलग है।
क्योंकि यहाँ पे X हैलोजन परमाणु है और जैसा कि हम जानते हैं कि हैलोजन परमाणु की विद्युतता कार्बन से अधिक होती है। इस वजह से CX बंध का विदलन इस प्रकार से होता है कि बंध युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन को हैलोजन परमाणु अर्थात X परमाणु लेकर बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव धनायन आवेश आता है और हैलोजन परमाणु अर्थात X पर ऋण आवेश प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से CX बंध के विषमांश विखंडन के द्वारा हमें यहाँ पे कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती प्राप्त हो रहा है। तो कार्बोनियम आयन का सीधा सा मतलब यह है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इस कार्बन के ऊपर 6 बंध युग्म के इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, जैसा कि आप CH3 पॉजिटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो इन 3 हाइड्रोजन के अलावा 3 एल्काइल समूह भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो कार्बन व हाइड्रोजन के बीच में बंध युग्म के 2 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 3 बंध है तो 2 × 3 तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उपस्थित हैं और कार्बन के ऊपर धनावेश उपस्थित है। तो ऐसी स्पीशीज को हम कार्बोनियम आयन यहाँ पे कहेंगे, ठीक है, या कार्बोकेटायन भी इसको कहा जा सकता है। तो इस प्रकार प्राप्त धनावेश आयन जिसमें कार्बन परमाणु पर केवल 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, जैसे कि अभी अपन बात करी 6 बंध उपस्थित हैं, तो 6 बंध है तो 6, एक बंध की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 × 2 सॉरी 3 बंध उपस्थित हैं, तो 3 यहाँ पे 3 बंध उपस्थित हैं, एक बंध की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 × 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके उपस्थित हैं और इसे कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन कहा जाता है। कार्बन के ऊपर धनावेश होता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बोनियम आयन की स्ट्रक्चर लिखी हुई है जिसमें एक वैकेंट p ऑर्बिटल दर्शाया गया है और 3 बंध युग्म के इलेक्ट्रॉन R के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे R बराबर एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और R बराबर हाइड्रोजन भी हो सकता है और इसे R+ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कार्बन के ऊपर धनावेश है, ठीक है। कार्बन परमाणु का जो संकरण है, जो केंद्रीय कार्बन परमाणु है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उस कार्बन परमाणु का संकरण sp2 है। अब sp2 संकरण होने की वजह से कार्बन परमाणु पर 3 sp2 संकरित कक्षक होंगे और इन 3 sp2 संकरित कक्षक से हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप जुड़कर अतिव्यापन के द्वारा 3 बंध बनाते हैं और इस 3 बंधों के कारण ही यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और कार्बन परमाणु जो केंद्रीय कार्बन परमाणु है उसके ऊपर धनावेश है, sp2 संकरण है, इस वजह से इसकी आकृति समतल होगी, मतलब त्रिकोणीय समतल आकृति होगी या त्रिभुजीय समतल आकृति होगी, जिसे हम ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। बंध कोण तीनों sp2 संकरित कक्षक के बीच में जो बंध कोण का मान है वह 120 डिग्री होगा और यहाँ पे एक वैकेंट p ऑर्बिटल यहाँ पे आपका चित्र में आप देख रहे हैं। तो यह है आपकी sp2 संकरित कार्बन की स्ट्रक्चर जो कि कार्बधनायन या कार्बोकेटायन के केंद्रीय कार्बन परमाणु पर संकरण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। तो कार्बोनियम आयन में कार्बन परमाणु के साथ कार्बन परमाणु के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जबकि हम जानते हैं कि कोई भी कार्बन परमाणु है या कोई भी परमाणु है वह रिएक्शन अपना ऑक्टेट अष्टक पूरा करने के लिए करता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस वजह से यह जो कार्बोनियम आयन है वह क्रियाशील मध्यवर्ती ग्रुप में कार्य करती है और ये जो कार्बोनियम आयन है वो आपका अनस्टेबल स्थिति में होता है और किसी से भी जल्दी क्रिया करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है, इस वजह से यह एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट कहा जाता है। अब कार्बोनियम आयन तो हो गया आपका, कार्बन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, उसे हम कार्बोनियम आयन कहेंगे। अब बात करते हैं इस कार्बोनियम आयन के नामकरण की कि किस प्रकार इसका नामकरण किया जाएगा। तो नामकरण की 2 पद्धतियां हैं। तो फर्स्ट नामकरण की पद्धति में क्या है कि फर्स्ट नामकरण की जो सिस्टम है उसमें हम क्या करेंगे कि जो धनावेशित कार्बन है उसे नाम दिया जाता है कार्बोनियम। जो धनावेशित कार्बन है उसे क्या नाम दिया जाएगा? कार्बोनियम। जैसा कि आप पहला देख रहे हैं, एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसे हम देंगे कार्बोनियम आयन कहा जाता है। और इससे पहले पूर्व लग्न के रूप में
इस कार्बन परमाणु से जुड़े समूह का नाम लिख दिया जाता है। मतलब एक कार्बन परमाणु है तो एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका नाम हो गया कार्बोनियम आयन। अगर इस कार्बन के साथ जो धनावेशित कार्बन है उसके साथ कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम पूर्व लग्न के रूप में लिख दिया जाएगा, अर्थात प्रीफिक्स के रूप में लिख दिया जाएगा और पीछे जुड़ जाएगा कार्बोनियम। जैसा कि पहला आप यहाँ पे देख रहे हैं CH3 पॉजिटिव, एक ही कार्बन है तो अपने पहले ही कहा है कि धनावेशित कार्बन का नाम हो जाएगा कार्बोनियम, तो इसको अपन कहेंगे कार्बोनियम आयन। CH3 पॉजिटिव क्या कहलाएगा? कार्बोनियम आयन। अब दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं CH3 CH2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे पद्धति, ये जो नामकरण पद्धति है उसमें क्या कहा गया है कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको दे दिया कार्बोनियम नाम दे दिया। ठीक है, जैसा अभी यहाँ पे देख रहे हैं तो ये तो हो गया, इसका नाम हो गया कार्बोनियम। ठीक है, अब इसके साथ जो प्रतिस्थापी जो जुड़ा हुआ है वो प्रतिस्थापी एक कार्बन का है और एक कार्बन का जो प्रतिस्थापी होता है उसे हम कहते हैं मैथिल, तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल कार्बोनियम इंटरमीडिएट हो जाएगा ये आपका। थर्ड एग्जांपल है आपका CH3 C पॉजिटिव CH3 CH पॉजिटिव CH3। तो यहाँ पे इस पद्धति में नामकरण में जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसका नाम दे दिया कार्बोनियम। ठीक है, अब यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 और 2, ये लग जाएंगे आपके पूर्व लग्न के रूप में, प्रीफिक्स के रूप में। दो मिथाइल ग्रुप हैं तो इसका नाम हो जाएगा डाई मैथिल, दो के लिए शब्द आया है डाई, और एल्किल ग्रुप कौन सा है? मैथिल, तो डाई मैथिल कार्बोनियम इसका नाम होगा। मतलब कुल मिला के कि एक कार्बन के ऊपर धनावेश है, जिस कार्बन के ऊपर धनावेश है उसको दे दिया कार्बोनियम नाम, और जितने भी प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं उस प्रतिस्थापी का लग जाएगा पूर्व लग्न लग जाएगा। तो इस विधि के आधार पे यहाँ पे अपने नामकरण किए कार्बोनियम आयन, मैथिल कार्बोनियम आयन एंड डाई मैथिल कार्बोनियम आयन। इसका एक मेथड और है। सेकंड मेथड में क्या किया जाता है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या के अनुसार जो उनका पैतृक पेरेंटल जो नेम होता है उस नाम को लिखकर उसके पीछे धनायन या केटायन लिख दिया जाता है। जो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उसका जो पैतृक नाम है, जैसे कि मैथिल, एथिल, आइसोप्रोपिल, टर्शियरी ब्यूटिल, 2 डिग्री ब्यूटिल, तो ये जो नामकरण है उस पैतृक नाम के पीछे धनायन लिख दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो पहला एग्जाम्पल है CH3 पॉजिटिव, तो CH3 को हम क्या कहते हैं? मिथाइल कहा जाता है, और मिथाइल CH3 को मिथाइल कहता है, लेकिन ये CH3 धनायन है, CH3 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे मैथिल के पीछे लग जाएगा अनुलग्न लग जाएगा धनायन, तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल धनायन। ये दो कार्बन का एल्किल है, दो कार्बन के एल्किल को हम एथिल कहते हैं, तो एथिल धनायन। ये आप देख रहे हैं CH3 CH पॉजिटिव CH3, तो ये है आपका आइसोप्रोपिल है इसका नाम, तो आइसोप्रोपिल धनायन। और तीसरा है आपका, चौथा है टर्शियरी ब्यूटाइल, तो टर्शियरी ब्यूटाइल के पीछे लग जाएगा धनायन, तो यह है आपका टर्शियरी ब्यूटाइल धनायन। तो आप दोनों आधार पे इसका नामकरण कर सकते हैं। तो पहला इसका मैथिल धनायन, तो उसकी फर्स्ट पद्धति के अनुसार इसका नाम क्या है? कार्बोनियम आयन, मैथिल धनायन। सेकेंड आप देख रहे हैं यहाँ पे एथिल धनायन, ठीक है, क्या है ये? एथिल धनायन। और फर्स्ट पद्धति के हिसाब से इसका नामकरण करेंगे तो ये इसका लग जाएगा पूर्व लग्न मैथिल कार्बोनियम, ये हो जाएगा डाई मैथिल कार्बोनियम। और सेकंड पद्धति के अनुसार इसका नाम आइसोप्रोपिल धनायन, टर्शियरी ब्यूटिल धनायन। और फर्स्ट पद्धति के अनुसार इसका नाम हो जाएगा ट्राई मैथिल कार्बोनियम। कैसे कि ये जो कार्बन है वो तो हो गया आपका कार्बोनियम, और 3 मिथाइल ग्रुप आपके यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इस वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई मैथिल कार्बोनियम, फर्स्ट पद्धति के अकॉर्डिंग। तो ये था आपका कार्बोनियम आयन का नामकरण। कार्बोनियम के हिसाब से भी दिया जाता है और कैटायन के हिसाब से या धनायन के हिसाब से भी नामकरण आप कर सकते हैं। ठीक है, एथिल कैटायन या एथिल धनायन, मेथिल धनायन या कैटायन, मतलब कैटायन अंग्रेजी इंग्लिश वर्ड के अनुसार यूज़ कर सकते हैं, धनायन आपका हिंदी के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। अब आगे है कार्बोनियम आयन बनाने की विधियाँ, मतलब कौन कौन सी अभिक्रियाओं में, कौन कौन सी कार्बनिक अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन मध्यवर्ती के रूप में बन सकता है। तो पहला आपका है डायरेक्ट आयनाइजेशन, डायरेक्ट आयनीकरण। ठीक है, कुछ कार्बनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें उच्च ध्रुवीय माध्यम में हाई पोलर विलायक की उपस्थिति में कार्बोनियम आयन हमें प्राप्त होता है। जैसा कि आप
जानते हैं एल्किल हैलाइड की SN1 रिएक्शन, है ना। एल्किल हैलाइड की जब SN1 रिएक्शन होती है और SN1 रिएक्शन हाई पोलर सॉल्वेंट की उपस्थिति में होती है, उच्च ध्रुवीय विलायक के माध्यम के उपस्थिति में एल्किल हैलाइड SN1 रिएक्शन देते हैं और इसमें CX बॉन्ड CX कार्बन हैलोजन बंध का आसानी से आयनीकरण हो जाता है और विषमांश विखंडन के माध्यम से हमें कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है एल्किल हैलाइड RX, इस RX को क्या नाम दिया है, एल्किल हैलाइड, जो कि आप 12th क्लास में आप पढ़ के आए हुए हैं। SN1 SN2 रिएक्शन, RX ध्रुवीय माध्यम पोलर सॉल्वेंट की उपस्थिति में R प्लस व X माइनस के रूप में डायरेक्ट इनका आयनाइजेशन हो जाता है, डायरेक्ट इनका आयनीकरण हो जाता है। लेकिन ये एल्किल हैलाइड कुछ स्पेसिफिक होता है, जैसे कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 के माध्यम से कार्बोनियम आयन बना देते हैं। एलिल क्लोराइड, वो भी आपका एलिल धनायन के रूप में SN1 रिएक्शन देता है आसानी से। तो ये उच्च ध्रुवीय माध्यम की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड SN1 रिएक्शन के माध्यम से कार्बोनियम आयन यहाँ पे बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, तो टर्शियरी ब्यूटिल धनायन व Cl माइनस के रूप में आपका आसानी से आयनीकरण हो जाता है ध्रुवीय माध्यम में। यह है आपका एलिल क्लोराइड और एलिल क्लोराइड से हमें प्राप्त होता है एलिल धनायन एवं Cl माइनस। यहाँ पे भी डायरेक्ट आयोनाइजेशन के माध्यम से हमें कार्बोनियम आयन प्राप्त हो रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि किस प्रकार से हमें कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट सेकंड जो देखा गया है कि किस अभिक्रिया में हमें प्राप्त होता है कार्बोनियम आयन, तो वो है असंतप्त यौगिक के प्रोटोनीकरण, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जैसे कि आपका एल्कीन है, एल्काइन, कार्बोनिल यौगिक, नाइट्राइल यौगिक। तो इन यौगिकों का प्रोटोनीकरण, प्रोटोनीकरण का मतलब हो गया कि ये जो असंतृप्त यौगिक हैं उनके साथ H+ की अभिक्रिया करवाई जाती है, यानी कि अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाती है। तो उस परिस्थिति में हमें कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होता है। जैसे कि एल्कीन, एल्काइन, कार्बोनिल, इन सब का प्रोटोनीकरण होता है, अर्थात अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तो हमें कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होता है। जैसा कि आप पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2 की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं प्रोटॉन के साथ, मतलब H+ के साथ करवाई जा रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें RCH पॉजिटिव CH3 कार्बोनियम आयन हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। सेकेंड आप देख रहे हैं कार्बोनिल यौगिक, मतलब एल्डिहाइड कीटोन C डबल बॉन्ड O H+ की अभिक्रिया हो रही है, तो आप देख रहे हैं कार्बोनियम आयन हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर हुई ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो ये H+ किसके साथ चला गया, इस OH के रूप में चला गया, और कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग ऑक्सीजन के साथ हो गई। ऑक्सीजन की विद्युत घनता अधिक होने की वजह से कार्बन के ऊपर यहाँ पे धनायन आ रहा है। और बहुत सी बार ऐसा भी देखा गया है कि जब असंतृप्त यौगिकों पे लुईस अम्ल, लेविस एसिड, जैसे कि AlCl3 BF3, इनकी अभिक्रिया करवाई जाती है, तब भी हमें कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कार्बोनिल यौगिक C डबल बॉन्ड O, ये AlCl3 आपका लुईस एसिड है, लेविस एसिड है। तो यहाँ पे भी हमें लेविस एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, जिसकी वजह से इस पाई इलेक्ट्रॉन को ये AlCl3 ले लेता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज धनायन आवेश उत्पन्न होता है। तो ये है आपका असंतृप्त यौगिकों के प्रोटोनीकरण से भी हमें कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन के एकाकी युग्म वाले परमाणुओं के प्रोटोनीकरण से, मतलब ऐसे यौगिक जिनमें विषम परमाणु, मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके ऊपर लॉन पेयर उपस्थित होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, उन यौगिकों का भी अगर प्रोटोनीकरण, मतलब H+ के साथ अम्ल के साथ या के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तो हमें कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होता है। जैसा कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, तो इससे संबंधित यौगिक जैसे कि एल्कोहल, ईथर, एस्टर, तो इनमें ऑक्सीजन परमाणु का प्रोटोनीकरण होता है और प्रोटोनीकरण के बाद हमें यहाँ पे कार्बोनियम आयन प्राप्त हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहला एग्जांपल है ROH एल्कोहल, तो इसमें ऑक्सीजन परमाणु का प्रोटोनीकरण हो रहा है,
मतलब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर H+ को दे रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं जो R एल्काइल ग्रुप है, वह एल्काइल अपने बंध युग्म के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन परमाणु को देकर R+ के रूप में बाहर निकल रहा है और लिविंग ग्रुप में H2O बाहर निकल गया। कुल मिला के यहाँ पे एल्कोहल की रिएक्शन जब प्रोटॉन के साथ होती है, H+ के साथ होती है, तो जो OH ग्रुप है वह H2O के रूप में बाहर निकल जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, R+ प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि OH ग्रुप का क्या हो गया, प्रोटोनीकरण हो गया और हमें क्या प्राप्त हुआ, एल्कोहल R+ कार्ब धनायन या कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती ग्रुप में आप प्राप्त हो रहा है। आप देख सकते हैं फिर एक बार कि एल्कोहल में जो ऑक्सीजन के ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, वह अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को दे देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज OH2 पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। ठीक है, OH किस में चेंज हो जाता है, OH2 पॉजिटिव में। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो एल्काइल है वो अपने बंध युग्म के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन+ को लेकर बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से ये H2O लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाता है और हमें प्राप्त होता है मध्यवर्ती R+ कार्बोनियम आयन। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ईथर। ईथर में भी ऑक्सीजन परमाणु का प्रोटोनीकरण हो रहा है और क्या निकल रहा है, ROH बाहर निकल जाता है और प्राप्त क्या होता है, R+। ठीक उसी प्रकार एस्टर में भी ऑक्सीजन परमाणु का प्रोटोनीकरण हो रहा है और हमें प्राप्त होता है एसिल कार्बोनियम आयन Rc+O। तो इसको बोलेंगे अपन एसिल कार्बोनियम। ठीक है, एसिल कार्बोधनायन इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें ये प्राप्त हो रहा है, एसिल कार्बोधनायन इंटरमीडिएट ग्रुप में हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये एग्जांपल था एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले परमाणुओं का प्रोटोनीकरण से भी हमें कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती ग्रुप में प्राप्त हो रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसके माध्यम से हम कार्बोनियम आयन कौन कौन सी कार्बनिक अभिक्रिया में बनता है इसकी चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट है डाईएजोनियम लवण के विघटन, डीकम्पोजिशन ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट। तो डाईएजोनियम सॉल्ट है आपका, यहाँ देख रहे हैं आप, दिस इज नोन एज अ डाईएजोनियम सॉल्ट। और डाईएजोनियम सॉल्ट में कौन सा है, डाईएजोनियम क्लोराइड। तो आप देख रहे हैं RN डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, जो अनुनाद प्रदर्शित करता है RN+ ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पे ये जो डाईएजोनियम सॉल्ट है उसका भी विघटन हो जाता है, मतलब ये एल्काइल ग्रुप यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो एल्काइल ग्रुप है यह बंध युग्म के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को लेके बाहर निकल जाता है और जो N ट्रिपल बॉन्ड N है वह N2 के रूप में बाहर निकल जाता है और हमें प्राप्त होता है R+ कार्बोनियम आयन। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एल्किल हैलाइड के सीधा आयनीकरण से, मतलब उच्च ध्रुवीय माध्यम में इनका आयनीकरण हो जाता है तो कार्बोनियम आयन प्राप्त होता है। सेकंड हमने देखा असंतृप्त यौगिकों के प्रोटोनीकरण से। थर्ड हमने देखा कि ऐसे परमाणु जिसके ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है उनका प्रोटोनीकरण से भी हमें कार्बोनियम आयन प्राप्त होता है। और हमने देखा डाईएजोनियम लवण के विघटन से भी कार्बोनियम आयन प्राप्त होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कार्बनिक अभिक्रियाओं में कार्बोनियम मध्यवर्ती किस प्रकार से बन सकता है। इसके अलावा दूसरी और भी रिएक्शन है जिसमें कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती के रूप में बनता है, लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया गया है कि किस प्रकार से मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन प्राप्त होता है। तो आज हमने चर्चा करी कार्बोनियम आयन के बारे में, इसका नामकरण और बनाने की विधियाँ, कौन कौन सी अभिक्रियाओं में ये बनता है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि कार्बोनियम आयन कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है और उनकी स्टेबिलिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।